नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ अपने इस चैनल पे। ये स्पेशली करंट अफेयर बेस्ड सीरीज़ होगी। इसमें हम बात करेंगे, ये सीरीज़ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जहाँ पे जिन लोग जो लोग हिंदी, उन लोगों के लिए है जो लोग हिंदी मीडियम से स्टार्टिंग से जो लोग पढ़े होते हैं, उनको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है। या फिर ये उन लोगों के लिए भी है जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है या हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और स्पेशली ये यूपीएससी बेस्ड होगी। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी वगैरह की या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक हैं जो एक्चुअली कल करंट अफेयर में रहे थे, इन पे आज मैं डिस्कस करूँगा और एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कोणार्क सन टेम्पल से। तो सबसे पहले जानते हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। एक्चुअली हमारी कंट्री में दो कोस्टल एरिया हैं, मतलब स्पेशली दो डिवीज़न है कोस्टल के, एक वेस्ट कोस्टल एरिया, एक ईस्ट कोस्टल एरियाज। वेस्ट में आपका गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह आते हैं, जो अरब सागर वाला एरिया है। ईस्ट कोस्टल एरिया में आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाला एरिया आता है। तो उड़ीसा को डिज़ास्टर कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे अभी हमेशा कुछ ना कुछ डिज़ास्टर आता रहता है। अभी भी वहाँ पे एक साइक्लोन आया हुआ है उड़ीसा और बंगाल वाले रीजन में। उसका नाम है एम्फन रखा गया है। ये नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। उससे पहले फानी आया था। फानी नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। ये नाम डिफरेंट कंट्री के द्वारा दिए जाते हैं। अभी चलो ये टॉपिक नहीं है, अभी हम कोणार्क टेम्पल के बारे में बात करते हैं। कोणार्क उड़ीसा का एक शहर है, मतलब कस्बा टाइप है, वहाँ पे कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड है, तो वहीं पे लोकेटेड है। और एक उड़ीसा की बड़ी खास बात है, वहाँ पे उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तीन कंट्रियों को मिलकर, तीन सिटीज़ को मिलकर एक ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज टाइप बनता है। तो उसमें भुवनेश्वर, कोणार्क और जगन्नाथपुरी, ये तीन एरिया आते हैं। अब हम बात करते हैं कोणार्क टेम्पल के बारे में। एक सूरज देवता का मंदिर है जिसमें कि 12 पहियों का रथ है जिसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। सूर्य देवता उस पर सवार हैं और उसे क्या बोलते हैं, इसको बनवाया गया था कृष्णदेव वन, एक राजा हुआ करते थे, गंगा डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो पूरा कलिंगा आर्किटेक्ट में बनाया गया है। कलिंगा, उत्कल आपने सुना होगा। उत्कल और कलिंगा वाला रीजन, जो उड़ीसा वाला रीजन है, उसको वहाँ पर कलिंगा भी बोलते थे पहले। तो वहाँ का एक आर्किटेक्ट है, जैसे साउथ के जितने मंदिर होते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसमें द्राविडियन कल्चर के, द्राविडियन आर्किटेक्ट से बनाए जाते हैं। और ये उड़ीसा साइड के जो मंदिर हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको कलिंगा आर्किटेक्ट के मंदिर मिलेंगे। तो उसी में से एक है कोणार्क सन टेम्पल। और उसे क्या बोलते हैं, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ये पहले नेविगेशन के लिए यूज़ होता था, एंशिएंट टाइम में नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता था। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता था। वाइट पगोडा हम जगन्नाथपुरी को बोलते हैं। तो ये हो गई 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को एक यूएन की बॉडी है जो कि कल्चरल साइट्स को या आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक स्पेशल दर्जा देती है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट सन टेम्पल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में सन टेम्पल इसलिए था क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने एक बिल पास किया, एक रिकमेंडेशन दिया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया उड़ीसा के साथ। उसमें क्या था कि वो उन्होंने प्लान किया है एक्चुअली कि जो सन टेम्पल है, इवन कोणार्क जो सिटी है, कोणार्क जो टाउन है, वो पूरा एरिया वो सोलर एनर्जी से मतलब सोलर बेस्ड बनाएंगे। वहाँ पे एनर्जी जितनी यूज़ होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरी सोलर जनरेटेड होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये एक इकलौती इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में लोकेटेड है। गुड़गांव को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली के पास लोकेटेड है। और उसे क्या बोलते हैं, इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। तो इन्होंने उसी मुहिम के तहत उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक मुहिम रखी है। हमारे उसे क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने ये मुहिम रखी है। इस प्रस्ताव में
25 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम, ध्यान देने वाली बात है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नहीं कर रही है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम उड़ीसा की जो अथॉरिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, वो करेगी। और इससे क्या होगा, जो वहाँ के वाटर कूलर्स, लाइट्स, सब कुछ उसका सोलराइजेशन कर दिया जाएगा। उसको हम सोलर पैनल से जो एनर्जी आती है उसको यूज़ करेंगे और उससे उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक और इन्फॉर्मेशन है सन टेम्पल के बारे में कि यहाँ पे एक मेला लगता है, उसको चंद्रभागा मेला बोलते हैं। और हिंदू धर्म के श्रद्धालु यहाँ पर फरवरी के महीने में स्पेशली होता है, उस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं और मेले का एंजॉय करते हैं। ये सूर्य मंदिर पे के आस जो है हमारा कोणार्क वाला मंदिर, वहाँ पे ये मेला लगता है। तो दोस्तों पता चल गया। और हाँ, एक चीज़ और, उसे क्या बोलते हैं, ये जो स्कीम है ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी। इसमें स्टेट का पैसे स्टेट बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन स्टेट की जो अथॉरिटी है वो इसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू करने का काम करेगी। इट्स ऑल अबाउट सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, वॉट एवर यू विल से। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये एक स्कीम है जो कि स्पेशली 60 साल या 60 साल के ऊपर वाले बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाली है। इसमें इसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 15 लाख तक का कर सकते हैं और इस पे एनुअली आपको 7.40% के इंटरेस्ट के हिसाब से, ये 2020-21 का डेटा है, एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इस स्कीम के तहत आप मिनिमम 3 पॉलिसी ईयर्स के बाद, लाइक ये 10 ईयर का पूरा टेन्योर इसका 10 ईयर है, लेकिन अगर आप 3 साल तक कंटिन्यू अपनी इंस्टॉलमेंट, अपनी किस्त देते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आप इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हो। लोन में आपको 75% तक, सपोज आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, ठीक है, तो 10 लाख और 10 लाख की आपकी स्कीम है, लेकिन 3 महीने तक आप कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी 3 साल तक आप कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसका 75%, जो टोटल आपका अमाउंट है उसका 75% तक लोन ले सकते हो। ये इसमें सुविधा दी गई है। और एक और बड़ी बात कि इस पे कोई जीएसटी के उसमें दायरे में नहीं आता, जो आजकल हर चीज़ें आती हैं, ये जीएसटी के दायरे में स्कीम नहीं आती है। और अगर बीच में आप निकलना चाहते हो इस स्कीम से, तो आपको 98%, पूरा 100% नहीं मिलेगा, 2% काट के 98% आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ में रहने वाली चीज़ है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, मछलियों से रिलेटेड है। ये ब्लू क्रांति से आया हुआ वर्ड है। ब्लू क्रांति, जैसे श्वेत क्रांति दूध की है, ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति कृषि की है, वैसे ब्लू क्रांति जो है, ब्लू रिवोल्यूशन जो है, नील क्रांति जो है, ये आपका मछलियों से रिलेटेड है। इसमें मछलियों के प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने इम्प्लीमेंट करने की बात करी है। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब इसमें स्टेट का कोई योगदान नहीं है। पूरा 100% पैसा, 100% पैसा जो है सेंट्रल इसमें स्पेंड करने वाला है। और उससे क्या बोलते हैं, मत्स्य प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाएगा इस योजना के तहत। और इसके बारे में कुछ खास तो ऐसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि किस मिनिस्ट्री ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने दिया है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये उसे क्या बोलते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन का एक पार्ट है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है। बस इतना ध्यान रखिए। और इसमें मोटी मोटी यही 4-5 बातें मुझे लगी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है इंटरनेशनल टी डे। अभी न्यूज़ में था, ये 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसको यूनाइटेड नेशन ने सेलिब्रेट किया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको लीड करता है। और इसकी थीम या इसका एम यही होता है कि चाय की हिस्ट्री पे बात करना, कि चाय की वैल्यू कब कितनी थी और चाय का हर एक रिवोल्यूशन में क्या रोल रहा, और बस इसी चीज़ों पे बात करता है। ये छोटा सा टॉपिक है। चलिए आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये लास्ट टॉपिक है, मतलब आज का जो कल का करंट अफेयर मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ।
सो ये लास्ट टॉपिक है सोनिक बूम। सोनिक बूम के बारे में मैं आप लोगों को दो चार बातें बताता हूँ। सोनिक बूम क्या चीज़ है? एक्चुअली जब कोई ऑब्जेक्ट लाइक एरोप्लेन है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो ध्वनि की गति होती है उससे तेज गति में स्पेस में, एयर में ट्रैवल करता है, तो जो एक वेव क्रिएट होती है, एक आवाज़ क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। फॉर एग्जांपल कभी कभी स्पेस में जहाज जो होता है वो साउंड की गति से तेज ट्रैवल कर रहा होता है, तो उस टाइम पे सोनिक बूम क्रिएट होता है। नमस्कार दोस्तों, बताइएगा ये वीडियो, धन्यवाद आप सबका, बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मैं ऐसे वीडियोस रोज़ बनाता रहूँगा आप लोगों का। 10-5 मिनट में पूरा करंट अफेयर, पूरे दिन में क्या क्या मोटा मोटा चला, मैं उन चीज़ों में बात करूँगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आज बोल दिया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मुझे लगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे देनी चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और आप लोगों का शुक्रिया।